गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जून 19 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा अग्निवीर के बारे में। उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया है सरकार ने, क्योंकि जो काफी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसके चक्कर में सरकार ने यहाँ पे इनको कुछ रिलीफ दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि इसका जो है प्लस और माइनस, मतलब हम लोग इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी कल भी हम लोगों ने काफी डिटेल में एनालिसिस किया था अग्निपथ स्कीम के बारे में। आज वो नहीं है, वो आज हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक करेंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्चुअली ओम बिरला जी का इंटरव्यू है। उस इंटरव्यू में इन्होंने कुछ बातें कही हैं, कुछ इनसे सवाल पूछे गए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रवांडा और यूके बेसिकली 1 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सा बात कर सकते हैं हम इसके बारे में। तो कुछ लोकेशंस वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं रवांडा की, क्योंकि न्यूज में है थोड़ा सा। अमृत सरोवर मिशन, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। 5G इज कमिंग सून, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। सरकार ने अभी जो स्पेक्ट्रम सरकार देने वाली है, अलॉट करने वाली है, उस अलॉटमेंट में क्या इश्यूज हो गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और सरकार ने अलॉटमेंट इतनी लेट क्यों किया है उस सबको थोड़ा देखने वाले हैं। रशिया और ब्लैक सी, ये काफी एक हमारा आईआर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। मरीन हीट वेव एंड साइक्लोन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और यहां से हम लोग मेंस के लिए आंसर भी लिख सकते हैं और ये ज्योग्राफी से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है। एनालिसिस ऑफ अग्निपथ स्कीम, ये तो कल वाला टॉपिक है, इसको नहीं करेंगे। एडिशनल आर्टिकल जो कुछ हमारे पास है आज काफी सारे, और 2 एमसीक्यूज भी हम आपके लिए लेके आए हैं। एक बार एडिशनल आर्टिकल में बता दो जो आपको करना है, जो मस्ट है। ठीक है, देखिए एक तो आप इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ सकते हो, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट जब भी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए जो एरी गैरी रिपोर्ट होती है ना, उसके बारे में खास पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बहुत ही रिस्पेक्टेड होती हैं, उनकी रिपोर्ट हम डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो इसको हम लोग थोड़ा पढ़ सकते हैं। कोविड वर्सन मैटर्स इन द सुंदरबन, जो हमारा डेल्टा वाला रीजन है, इसको हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैरिज वगैरह को लेके बात की गई है, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को लेके बात की गई है, साइक्लोन्स के बारे में बात की गई है, थोड़ा ये देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, ये वाला मोदी इनॉग्रेट्स रिवैम्प्ड टेम्पल, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना है। ठीक है, और इस टेंपल के बारे में देखिए लिखा है नरेंद्र मोदी विजिट्स द रीडिवेलप्ड महाकाली टेंपल इन पावागढ़ गुजरात। तो इस टेंपल के बारे में थोड़ा सा आप जानिए, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत उसकी हिस्ट्री को जानिए। 500 साल पुराना है, ठीक है, और 11वीं सेंचुरी में टेंपल ये बनाया गया था। इसको रीडेवलप किया गया है विद द न्यू स्पायर एंड द फ्लैग अटॉप आफ्टर द दरगाह और ए श्राइन विच स्टूड अटॉप। तो दरगाह भी है कि आसपास पड़ती है। थोड़ा सा आप इसको जानोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और एडिशनल आर्टिकल में आप क्या पढ़ सकते हो, ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, और ये वाला थोड़ा पढ़ सकते हो। न्यू स्पीसी ऑफ द बैम्बू ड्वेलिंग बैट फाउंड इन मेघालय। तो नया स्पीसी है ना। इस स्पीसी का नाम क्या है, इसका नाम है ग्लिस्कोर्पस मेघालेनस। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हो। बाकी और एडिशनल आर्टिकल मुझे खास था नहीं। 2 एमसीक्यू जो आपके लिए लेके आया हूं वो आपके सामने है, बिल्कुल देखिए। यहाँ पे इकोनॉमी के हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकते हैं शायद। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का करेक्टर क्या होता है थोड़ा आपको वो जानेंगे, क्योंकि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही चूज किया था। ठीक है, क्या है पूरा मामला, इसके पीछे चूज करने का रीजन क्या है, इंडिया ने पूरी तरह से सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्यों नहीं चुना, या इंडिया ने पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्यों नहीं चुना, मिक्स्ड मॉडल को ही क्यों चुना, इसके पीछे कारण क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी का हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ है, और बाद में हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी से अभी प्रेजेंट में क्या स्टेटस है। ठीक है, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए अपने प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। फिलिप्स कर्व के बारे में दूसरा सवाल है, एबीसीडी आपके सामने है, थोड़ा इसका बताइए फिलिप्स कर्व क्या होता है, इसको आप प्रेजेंट में अपने इन्फ्लेशन के सिनेरियो से कैसे जोड़ सकते हैं, फिलिप्स कर्व कब तक सक्सेसफुल रहता है, कब ये इसकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है, थोड़ा इसको आप जानोगे। इसको इन्फ्लेशन के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ, उनके साथ आप जोड़ के इसको देख सकते हो। फिलिप्स कर्व एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके इकोनॉमी के सेक्शन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हम लोग अपना सेकंड फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जो कि होने वाला है 3 जुलाई से। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहां मिलेगी, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है आपको लिंक मिलेगा, यहां पे जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। सारा कुछ हम अभी आपको कवर करवाने वाले हैं, पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे। उसके अलावा डेली क्विज आपका होता है, वीकली क्विज होता है, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपको करवाई जाती है, और मेंटरिंग सेशन भी आपका फैकल्टी के साथ हम लोग करवाते हैं। तो जिसको भी इंटरेस्टेड है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं आज की मेन टॉपिक के ऊपर। सेंटर ऑफर्स टू स्वीटन अग्निपथ स्कीम। स्वीटन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है,
क्योंकि पूरे देश भर में जो है पूरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आग वगैरह लगाई जा रही है, तोड़फोड़ हो रही है, तो सरकार अभी अग्निवीर को थोड़ा सा रियायत देने की कोशिश कर रही है ताकि उन प्रोटेस्ट को थोड़ा सा ठंडा किया जा सके। मामला पूरा ये बनता है कि पहले जब आपको आर्मी ज्वाइन करनी होती थी, आप उसको पूरे टेन्योर के लिए करते थे, आप परमानेंट कमीशन में ज्वाइन करते थे, मतलब आप पूरा टेन्योर करके रिटायर होते हो। लेकिन अभी सरकार ने इसको आर्मी को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया है। बाकी डिपार्टमेंट में तो हो ही रहा था, आर्मी को भी नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि भैया आप 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी आर्मी को ज्वाइन करिए, हम आपको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 3.5 साल की आपको जो है जॉब देंगे, उसके बाद आप यहाँ से जाइए, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। ठीक है, आप दूसरी जो जॉब्स होंगी वहां पे आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन हम लोग दे सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि दूसरी जॉब्स भी कहाँ हैं, है ना। सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, इनके अंदर सालों भर से वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं। तो जब ये आदमी यहाँ से 4 साल के बाद आएगा, करने के बाद दूसरी उसके पास जॉब का ऑप्शन ही नहीं है। अरे आदमी जो आर्मी ज्वाइन क्यों करता है? क्योंकि आर्मी के अंदर डिग्निटी होती है, रिस्पेक्ट होती है, रुतबा होता है, और उसकी जिंदगी भर की एक करियर सेटल हो जाता है और देश की सेवा भी हो जाती है। तो सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 4 साल के लिए आप वहां पे जाओगे तो उसमें आप क्या ही कर पाओगे। वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है। इस अग्निपथ स्कीम के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, आप कल वाला और परसों वाला दोनों एनालिसिस देख सकते हो। आज हम लोग सिर्फ रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। तो उन प्रोटेस्ट वगैरह को थोड़ा शांत करने के लिए सरकार ने यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया है। पहली बात उन्होंने ये कहा कि जितने भी अग्निवीर होंगे 10% उनकी जॉब की हम उनको रिजर्वेशन देंगे, जो भी दूसरी जॉब्स निकलती हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में। वो कई तरह की जॉब हो सकती हैं, जैसे कोस्ट गार्ड की जॉब होती है, डिफेंस में जो है सिविलियन पोस्ट होती हैं, है ना। उसके अलावा दूसरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं डिफेंस सेक्टर में, वहां पे जो भी जॉब होंगी उसका 10% अग्निवीर को दिया जाएगा। बट व्हाट अबाउट 90%? ठीक है, तो ये समस्या है। दूसरी बात, जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं, आसाम राइफल्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे भी 10% की वैकेंसी जो है उनके लिए खास रखी जाएगी, तो रिजर्वेशन वहां पे भी दिया गया है। दूसरी बात, जो सीआईएसएफ वगैरह में जो रिलैक्सेशन दिया गया है, वहां पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है 3 साल का कम से कम। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो पहला बैच होगा अभी, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन देंगे, राइट। तो ये कुछ चीज उनको बताई गई है। उसके अलावा ये कहा गया कि जो अग्निवीर हैं 4 साल के बाद जब आते हैं, कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और उनको बैंक से कोई लोन चाहिए, तो उस लोन के ऊपर भी हम लोग इंटरेस्ट रेट कम लगाएंगे, तो उनको वो सस्ते में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा कि उनको 3 साल का जो है प्रॉपर तरीके से डिग्री दिया जाएगा, उनको स्किल प्रोवाइड कराया जाएगा, तो गवर्नमेंट की जो दूसरी जॉब्स होती हैं उसके लिए भी वो तैयारी कर सकते हैं। अब किसी को ये चीज अच्छी लग सकती है, किसी को ये चीज खराब लग सकती है, दोनों ही चीजें हैं। कुछ लोग इस स्कीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इसको बुरी तरह से अपोज भी कर रहे हैं। दोनों ही चीजें हैं और दोनों आर्गुमेंट हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किए थे कल वाली क्लास में। बट ओवरऑल निचोड़ यही निकलता है कि यार देश की सेना है ना, ये हमें प्रोटेक्ट करती है। पाकिस्तान एक तरफ है, चाइना एक तरफ है, तो कम से कम यहाँ पे तो हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम नहीं करना चाहिए। जो सोल्जर वहां पे जाते हैं उनको पूरी लगन के साथ लड़ना चाहिए। जब उनको पता ही है कि भैया 6 महीने के बाद तुम्हें रिटायर होना है, वो यंग पर्सन है, तो वो उतनी डेडिकेशन के साथ देश सेवा नहीं हो पाती है। जब उनको पता है कि भैया कंट्री उनकी टेक केयर करने वाली है, उनकी फैमिली का टेक केयर करेगा, उनको पेंशन प्रोवाइड करवाएगा, तो आदमी पूरा मन से जो है वहां पे जाता है। और आर्मी सिर्फ आदमी करियर के लिए ज्वाइन नहीं करता ना, उसके साथ जो रुतबा जुड़ा होता है, आर्मी के साथ जो रिस्पेक्ट जुड़ी होती है, उसके लिए भी आदमी ज्वाइन करता है। अब 4 साल के बाद वो वहां पे आ रहा है, ठीक है, तो कोई फायदा उसका चीज है नहीं, वो नॉर्मल सिविलियन के जैसे ही होगा। तो कुछ चीजें हैं, बाकी आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसकी दोनों साइड हमें पता होनी चाहिए। सरकार का अपने आर्गुमेंट है, दूसरी साइड का अपना आर्गुमेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, इट इज द गवर्नमेंट दैट डिसाइड्स टू सेंड बिल्स टू द स्टैंडिंग कमिटी। एक्चुअली ये क्या है, इनको एक सवाल पूछा गया था, उस सवाल का आंसर है ये, बात करेंगे थोड़ा अलग से। बाकी कहते हैं नो रेजोल्यूशन अगेंस्ट अदर कंट्रीज इन पार्लियामेंट। देखिए मामला क्या है, थोड़ा आपको बताता हूं। अभी क्योंकि प्रोफेट मोहम्मद जी के ऊपर कुछ रिमार्क्स किए गए थे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के द्वारा, तो उसके रिएक्शन में मालदीव जो है वहां की पार्लियामेंट के अंदर जो है कोई बिल पेश किया गया है अगेंस्ट इंडिया, मालदीव की पार्लियामेंट के अंदर। तो उसके जवाब में ओम बिरला जी ने कहा है कि किसी की देश की पार्लियामेंट दूसरे देश की पार्लियामेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए ये सब नहीं कर सकती, इस तरह का रेजोल्यूशन नहीं आना चाहिए। तो इनसे कई सारे सवाल पूछे गए, लेकिन हर सवाल और जवाब में हम लोग नहीं जाएंगे, वो इतना ज्यादा रेलेवेंस यहाँ पे मुझे लगा नहीं। कुछ पॉइंट जो इन्होंने कहे हैं उस बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। सबसे बात इन्होंने ये कहा कि भैया जो पेंडेमिक के दौरान क्या फर्क पड़ा पार्लियामेंट की एक्टिविटी के ऊपर। तो इन्होंने ये कहा कि देखिए पेंडेमिक के दौरान ऐसा हो गया था
कि अटेंडेंस कम हो गई थी और बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जो है उनको इन्फेक्टेड भी हो गए थे, उनको कोविड भी हो गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि जैसे ही पैंडेमिक हटा है, चीजें इंप्रूव हुई हैं, अटेंडेंस बढ़ी है। ऑन एन एवरेज जो है 337 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो अटेंड कर रहे हैं पार्लियामेंट को, जो कि एवरेज से काफी ज्यादा है। तो चीजें थोड़ी इंप्रूव हो रही हैं उस सेंस में। दूसरी बात इन्होंने ये कहा, देखिए जो बिल होते हैं, ठीक है, तो बिल को कहां भेजा जाता है? स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है, राइट। और स्टैंडिंग कमेटी आपको पता है परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी में जो है सारी पार्टी के मेंबर्स होते हैं जो उस बिल के ऊपर डिस्कशन करते हैं विद एक्सपर्ट्स। तो इन्होंने इनसे जो पूछा गया कि ये जो सरकार है, प्रेजेंट सरकार, ये स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल नहीं भेज रही है, वो सीधा ही उसको पास कर दे रही है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए इन्होंने ये कहा कि जो स्टैंडिंग कमेटी के पास बिल भेजने का डिसीजन होता है वो मेरा नहीं होता है। पहली बात तो वो पूरी तरह से गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर बिल उसको जल्दी में पास किया जाना चाहिए, अगर वो पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है, तो उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना कोई फायदा नहीं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में समय लगता है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। हाँ, जो सरकार को लगता है कि उसके ऊपर डेलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, वो सरकार स्टैंडिंग कमेटी में भेज देती है। इस पर्टिकुलर सरकार में 60% बिल जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए हैं, तो ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो जीरो आवर होता है, जीरो आवर में बेसिकली आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो मिनिस्टर वगैरह के साथ, वो आपको पता है, ठीक है। तो जो जीरो आवर होता है, उन्होंने कहा कि उसका टाइम ड्यूरेशन हम लोगों ने बढ़ाया है। पहले जीरो आवर का ड्यूरेशन काफी कम हुआ करता था, जिसमें काफी कम सवाल पूछे जा सकते थे, लेकिन अभी हम लोगों ने 182 लोगों ने सवाल पूछे हैं, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि वहां पे भी परफॉर्मेंस खराब जा रही है, वहां पे भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो गई है। एक चीज इन्होंने ये पूछी कि जो स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर, तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो रूल, नो प्रोसीजर फॉर आस्किंग पीपल आउटसाइड द बाउंड्री। देखिए ये पता मामला कहां से आता है? ये मामला आता है फेसबुक से। तो फेसबुक की जो है एक विसल ब्लोअर थी, जिन्होंने ये बताया था कि फेसबुक जो है किस तरह से प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करता है। तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है ये बात उठाई गई थी कि अमेरिका से उस विसल ब्लोअर को बुलाया जाए, और वो आने के लिए तैयार भी थी, आने के लिए वो तैयार थी, लेकिन बाद में उनको स्टैंडिंग कमेटी में फाइनली नहीं बुलाया गया। तो इसमें जो है ओम बिरला जी से पूछा गया कि साहब आपने क्यों नहीं बुलाया, जब आप उनको बुला सकते थे। देखिए इन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ना ऐसा कोई प्रोसीजर है जिसमें स्पीकर उनको सम्मन कर सके, तो इसलिए हम लोगों ने इसको सम्मन नहीं किया। हालांकि वो आने के लिए तैयार थी, लेकिन यहाँ पे इनको बुलाया नहीं गया। तो इसी बारे में उन्होंने सवाल पूछा है, और उन्होंने कहा कि देखिए जो भी चीजें हो रही है वो बिल्कुल भी कानून के अगेंस्ट में नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास उनके लिए रूल बने हुए हैं। बाकी नई पार्लियामेंट के लिए उन्होंने कुछ और चीजें बोली कि हो सकता है इस बार का जो विंटर सेशन है वो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर हो सकता है। हालांकि काम थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन शायद ऐसा हो जाए, नई बिल्डिंग का काम बहुत जल्दी से चल रहा है। तो कुछ कुछ चीजें उन्होंने कही हैं। स्पीकर की पावर क्या होती है, स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। चलिए या तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है, ये चीज आप मुझे बता सकते हो। और इनका टेन्योर क्या होता है, स्पीकर का कितना टेन्योर होता है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी लक्ष्मीकांत में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉनसन कॉन्फिडेंट ऑफ लीगैलिटी ऑफ रवांडा माइग्रेंट प्लान। देखिए आपको बताता चल तो ये पूरा मामला क्या है। देखिए छोटा सा ये कंट्री है रवांडा, कहाँ पे है? अफ्रीका के अंदर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है आपका रवांडा और ये है विक्टोरिया लेक, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे बरुंडी आता है, इधर आपका हाथ आता है तंजानिया, ठीक है, ऊपर आ जाता है आपका युगांडा, और साइड में इधर आ जाता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये आपका विक्टोरिया लेक हो जाता है। और ये आपका जो है इसका नाम है तांगायानिका, ये एक लेक है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अब मामला क्या है वो थोड़ा आपको बताता चलता हूं। देखिए तो यहाँ पे आपका ब्रिटेन है, ठीक है, ऊपर यहाँ पे ब्रिटेन है, और यहाँ पे पड़ता है इंग्लिश चैनल। तो लोग क्या करते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, रिफ्यूजीज जो होते हैं, असाइलम सीकर जो होते हैं, वो इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। अब इंग्लैंड में उनको स्वागत उनका नहीं किया जाता, सीधी सी बात है, तो उनको पहले कैंप में भेज दिया जाता है, कैंप में। तो यूके ने रवांडा के साथ एक डील किया और ये कहा रवांडा को कि हम आपको जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स एड देंगे, आपने क्या करना है, ये जो कैंप है इंग्लैंड में, तो वो जो लोग वहां पे इलीगल जाते हैं ब्रिटेन के अंदर, उनको रवांडा भेज दिया जाता है और यहां पे कैंप में उनको रखा जाता है।
तो बेसिकली बात यह है कि जो लोग यूके में इलीगल एंट्री करना चाहते हैं, असाइलम सीकर्स होते हैं, उनको ब्रिटेन अपनी कंट्री में नहीं रखना चाहता, उनको एक्सपोर्ट कर रहा है एक तरह से रवांडा के साथ डील करके। रवांडा के इसमें क्या बेनिफिट होता है, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है एड मिल जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग जो ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स हैं बेसिकली इस चीज को अपोज कर रहे हैं कि ब्रिटेन ये जो कर रहा है वो पूरी तरह से ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में है, इन लोगों को एज अ ट्रेड यूज किया जा रहा है। ब्रिटेन का अपना आर्गुमेंट है, उनका अपना आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें यहाँ पे आप जो है इसके बारे में आप जान सकते हो। रवांडा की लोकेशन वगैरह आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, दैट्स इट। इसके ज्यादा और कोई खास इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है नहीं। अमृत सरोवर मिशन कुड बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। देखिए पहले आपको बताता चलता ये है क्या। अमृत सरोवर जो स्कीम है वो 2022 में लॉन्च की गई थी विद अ ब्रॉड एम क्या था इसका, कंजर्विंग वाटर फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर के लिए वाटर को कंजर्व करना है। कंजर्व कैसे कर सकते हो, पोंड बना के कंजर्व कर सकते हो, है ना। तो जो पोंड होता है इसके अंदर वाटर होता है, इनको डीप किया जाता है या फिर नए कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो एम ये है कि इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 वाटर बॉडीज बनाई जाएंगी, कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। तो इस हिसाब से पूरे इंडिया में लगभग 50,000 वाटर बॉडीज, बेसिकली पोंड की मैं बात कर रहा हूं या कुछ, ठीक है, वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। इसका साइज कितना होगा, 1 एकड़ और मोर। तो इससे जो है पानी को कंजर्व करके किया जा सकता है। अब बात सिर्फ सवाल यहां पे नहीं रुकता है, सवाल ये उठता है जैसे ये पोंड वगैरह लोग खुदाई कर रहे हैं, तो ये जो पोंड वगैरह बनाए जाएंगे इनकी जो मिट्टी है उसका कैसे यूज किया जा सकता है। हम उसको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2-3 का जैसे होता है ना, एक तीर से 2 निशाने लगाना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो एक तीर चलाया गया अमृत महोत्सव, अब इसे 2 निशाने लग रहे हैं। पहला तो हमारा जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह है, रेलवे कंस्ट्रक्शन, उसमें हेल्प होगा क्योंकि उनको मिट्टी मिल जाएगी, और दूसरा वाटर कंजर्व हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सरकार ने वाटर कंजर्वेशन के लिए कौन कौन से स्टेप लिए हुए हैं इंडिया में। जल शक्ति अभियान हमारे पास है, आपको ये पता होना चाहिए, 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। अटल भूजल योजना भी हमारे पास है, ठीक है। मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर 2020 में हम लोगों ने चलाया था। नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड द मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी हम लोगों ने चलाया था। और थोड़ी बहुत अलग स्कीम है, मनरेगा के अंदर भी इसमें कुछ बात कही गई है। कृषि सिंचाई योजना हमारे पास है ना। रिपेयर रेनोवेशन एंड रेस्टोरेशन RRR, ये स्कीम भी हमारे पास है। तो हर स्कीम के बारे में मैंने सिर्फ एक लाइन आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको मैं सजेशन करता हूं इन स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कम से कम ये आपको पता होना चाहिए कि स्कीम कब चलाई गई थी, व्हेन, ठीक है। इस स्कीम कौन से डिपार्टमेंट के अंदर चलाई गई है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री है, वो आपको पता होना चाहिए। और कम से कम आपको उसका एम पता होना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मेंस में आप एग्जांपल दे सकते हो, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, प्लस माइनस करके वो सब देख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको खुद से करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्यूनीशियंस अपोज कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम, कोई बहुत बड़ा ये ऐसा टॉपिक नहीं है, ठीक है। ट्यूनीशिया में जो है वहां के जो प्रेसिडेंट है बेसिकली, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने चेंजेस किए हैं जिसमें वो मोस्टली पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो ट्यूनीशिया के लोग सड़कों के ऊपर हैं। तो बेसिकली ट्यूनीशिया न्यूज में है, ठीक है। ट्यूनीशिया की लोकेशन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से। देखिए ये है आपका ट्यूनीशिया, ठीक है। इधर आपका आ जाता है मोरक्को, मोरक्को आ जाता है, ठीक है। इधर आपका आ जाता है एरिट्रिया आ जाता है, फिर से आपका यहाँ पे जो है अल्जीरिया आ जाता है, ट्यूनीशिया आ जाता है, ठीक है। आपका लीबिया आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी लोकेशन। अब ट्यूनीशिया जो है थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका आ जाता है माल्टा, एक तरफ है इसके लीबिया, दूसरी तरफ है इसके अल्जीरिया, ऊपर आ जाता है मेडिटेरेनियन सी। तो थोड़ा सा इतना ही जानोगे तो हमारे लिए सफिशिएंट है। लोकेशन वगैरह थोड़ा बहुत आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मेडिटेरेनियन कंट्री को कौन कौन सी कंट्री सराउंड करती हैं, जिसमें से ट्यूनीशिया का भी नाम आता है, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5G डिप्लॉयमेंट टू स्टार्ट इन अगस्त सितंबर, ठीक है, ऐसा कहा गया है। 5G एक्शन प्लान को लेकर और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं। तो जब 5G आएगा तब देखा जाएगा, और वैसे 5G अभी आ ही सकता है 1-2 साल के अंदर, फुल फ्लैज हो सकता है, क्योंकि कई हमारी ऐसी कंपनीज हैं, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ऑलरेडी ये लोग तैयार बैठे हैं। इनको सिर्फ स्पेक्ट्रम देने की जरूरत है। सारी टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, टावर वगैरह लगाए जा चुके हैं बहुत सारी जगह पे, और 21 ऐसी सिटीज इंडिया में फाइंड आउट की गई हैं जहां पे 5G अलॉटमेंट होते ही साल भर के अंदर अंदर 5G शुरू हो सकता है। लेकिन सरकार ने 5G के अंदर काफी डिले कर दिया। यहाँ पे आपको मैं बताता चलता हूँ, देखिए 2 चीजें होती हैं।
जब 4G का जो 5G का जो स्पेक्ट्रम होता है, इसको दो तरीके से अलॉट किया जाता है। एक स्पेक्ट्रम ऐसा होता है जो सबके लिए होता है, एक स्पेक्ट्रम होता है जो प्राइवेट के लिए होता है। प्राइवेट मतलब जैसे आपके जो एयरपोर्ट्स होते हैं, है ना, आपके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे मान लो रेलवे वगैरह हो गया, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स वगैरह हो गए, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह हो गए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। इनके लिए 5G अलग से अलॉट किया जाता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि ये ओपन नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होते, इसीलिए इनकी प्राइवेसी इंटैक्ट रहती है, प्राइवेसी इंफ्रिंजमेंट नहीं होता, तो हैकिंग वगैरह का खतरा नहीं होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो कॉमन ब्रॉडबैंड होता है, कॉमन जो स्पेक्ट्रम होता है, अगर उसी के अंदर इनको अटैच करोगे तो प्राइवेसी का डेंजर रहता है ना, हैकिंग वगैरह हो सकती है। इसीलिए सरकार यहाँ पे थोड़ा डिले कर रही है। और ये जो प्राइवेट नेटवर्क इनको दिया जाता है, प्राइवेट प्रोवाइडर जो होता है, वो कई सारी कंट्री में उसको लागू किया गया है। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि फिलहाल जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे एयरटेल, जियो वगैरह, पूरी तरह से 5G के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ठीक है, जो समस्या यहाँ पे वो है प्राइवेट 5G नेटवर्क की। ये कंपनी इसको अपोज कर रही हैं। इनका कहना है कि भैया जब सारा स्पेक्ट्रम हम ही परचेज कर रहे हैं तो सरकार प्राइवेट सेक्टर को अलग से क्यों दे रही है। तो इसमें जो बड़ी बड़ी जैसे TCS का ऑफिस हो गया, उसके लिए अलग से 5G होगा, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए अलग से होगा, जो काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है। लेकिन सरकार का कहना है कि भैया प्राइवेसी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब ये मान के चलिए, अब 5G कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भैया, 4G तो हम लोग सभी यूज करते हैं। 5G का जो यूज होगा वो आम आदमी के लिए कम होगा। आम आदमी को 5G 4G में ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा यार, है ना। अभी हमारे लिए उतनी स्पीड आ रही है, बाद में उतना स्पीड आएगा, और स्पीड अभी भी हमारे पास अच्छी खासी आती है, बाद में भी। अब YouTube वगैरह लाइव क्लास जो देखते हो तो आराम से देख ही सकते हो। तो 5G का इंडिविजुअल आदमी के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 5G का फर्क पड़ता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, वहां पे एकदम से पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। जैसे कुछ कुछ खास चीजें यहां पे हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनेबल्ड जो रोबोट्स होते हैं, 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके ये बहुत ज्यादा स्मार्ट बन सकते हैं। क्योंकि 5G का यूज करके इनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, इनके अंदर जो सेमीकंडक्टर चिप्स हो सकती हैं, वो सुपर पावरफुल हो सकती हैं, है ना। जो ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं, ट्रक्स होते हैं, 5G नेटवर्क आने की वजह से इनकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। जो मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट्स होते हैं, जिसमें वर्चुअल रियलिटी की हम लोग बात करते हैं, है ना, जैसे फेसबुक भी अभी वर्चुअल मेटावर्स वगैरह की बारे में बात कर रहे हैं, वो सब 5G टेक्नोलॉजी का यूज होके हो सकते हैं। जैसे सर्जरी वगैरह होती हैं, जो डिस्टेंस सर्जरी होती हैं। अब ये मान के चलिए अमेरिका में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है और इंडिया में जो है पेशेंट है वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है, और यहाँ पे रोबोट जो है उसकी सर्जरी कर रहा है। तो अमेरिका में बैठ के डॉक्टर इंडिया में उस रोबोट की हेल्प के साथ उसकी सर्जरी कर सकता है बाय यूजिंग 5G। अब आप सोच रहे होगे सर ये 4G में क्यों नहीं हो सकता? भैया क्योंकि 4G में डिले होता है, लेटेंसी ज्यादा होती है, कम से कम जो है 2-3 सेकंड का डिफरेंस तो कम से कम होता ही है। तो अमेरिका में आदमी ने अभी पेन चलाया, वहां से कोई मतलब अपना इंस्ट्रूमेंट चलाया, और इंडिया में रोबोट उसको 5 सेकंड के बाद एक्टिविटी कर रहा है। तो वो जो गैप आता है ना बीच में, उसमें जो है पेशेंट को खतरा है। लेकिन 5G में लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं होती, जीरो लेटेंसी होती है। तो इसीलिए ये सारी चीजें की जा सकती हैं 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके। 5G टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो ये होता है, जितनी भी डिवाइस होती हैं हमारी वो आपस में बात करती हैं, जिसे कहा जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब आप ये समझ लिए मेरे कमरे के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन ये क्लास करने के लिए मुझे अपने मोबाइल पे, दूसरे लैपटॉप पे और अपनी वाइफ, उनका जो वाईफाई मुझे बंद करवाना पड़ रहा है, तब जाके मैं ये क्लास कर पा रहा हूं। लेकिन अगर 5G नेटवर्क होगा तो आपके घर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे सब उस नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं, एंड दे कैन टॉक टू ईच अदर एज वेल, राइट। आपका मोबाइल आपके लैपटॉप से बात कर सकता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। एक जैसे आपके घर का जो AC होता है, जो सिस्टम होता है, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। इवन आपका टूथब्रश, आपके जो स्मार्ट वॉच होती है ना, वो सब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, तो एक दूसरे से बात कर सकती हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप ये मान के चलिए कि आप इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश का यूज करते हो, है ना। अभी तो आप नहीं करते होंगे, लेकिन फ्यूचर में करोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश का यूज करते हो, इसके अंदर होते हैं सेंसर्स, ठीक है। अब आपने मान लो सुबह उठ के ब्रश किया, उन सेंसर्स ने ये फाइंड आउट किया कि आपके दांतों के अंदर जो है कैविटी है, आपको नहीं पता है, उसको पता चल गया है। तो वो टूथब्रश जो है वो सीधा सीधा आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट करेगा, खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना है।
और आपके मोबाइल से आपके डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास सीधा मैसेज चला जाएगा, और डेंटिस्ट को भी कुछ नहीं करना है। डेंटिस्ट के पास जब वो मैसेज जाएगा तो डेंटिस्ट की जो डिवाइस होती है वो अपने आप खुद ही आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, और आपको मैसेज चला जाएगा कि डॉक्टर के पास आपकी अपॉइंटमेंट है क्योंकि आपके दांतों के अंदर कैविटी है। तो आपने कुछ नहीं करना पड़ा, ना मैसेज भेजा ना कुछ किया, सीधा सीधा आपके डॉक्टर के पास आपकी अपॉइंटमेंट चली गई। ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जब सारी चीजें आपस में बात करती हैं। इससे दुनिया जो है कितनी ज्यादा चेंज हो सकती है। तो ये जो है पूरा सा थोड़ा 5G के बारे में मैंने आपको बता दिया। टेलीकॉम कंपनी को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो प्राइवेट नेटवर्क है उनको जब सरकार ये स्पेक्ट्रम देगी तो उनकी जो इनकम है, रेवेन्यू है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ये थोड़ी बहुत आपको चीजें पता होनी चाहिए अबाउट दी 5G नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। रशियाज गेटवे टू द ग्लोबल वाटर्स। देखिए, अगर आप रशिया का मैप देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी, जो नॉर्थ साइड ऑफ रशिया है तो आर्कटिक के आसपास है ना, साइबेरिया जो वगैरह वो सब आर्कटिक के पास है, जो कि मोस्टली फ्रोजन रहता है। अब क्योंकि वो मोस्टली फ्रोजन रहता है तो इसलिए उसका ज्यादा यूसेज नहीं हो सकता। हाँ, अगर ओपन वाटर होता तो बात अलग होती। साउथ में रशिया किसी भी ओशन के साथ जो है लिंक नहीं करता है, राइट। ईस्ट में भी ज्यादा नहीं करता और वेस्ट में भी नहीं करता। तो एक तरह से देखा जाए रशिया जो है ना वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, अगर एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा ओशन नहीं है जिसकी डायरेक्ट एक्सेस हो और इजी एक्सेस हो, राइट। तो रशिया चाहता है कि उसकी एक्सेस हो ओपन सीज के साथ। तो ब्लैक सी जो है एक ऐसी जगह है जहां की एक्सेस के लिए रशिया हमेशा ही परेशान रहता है, और आज के समय में यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उसने सारी चीजें कर दी हैं। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सी सेंस में आपको बताता हूं। तो एक ट्रीटी की गई थी 1774 के अंदर, क्योंकि उस समय हुआ करता था ओटोमन एम्पायर, जो कि काफी पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। तो 1968 से लेके 74 तक दोनों के बीच में वॉर हुआ। फाइनली रशिया उसमें विनर हुआ, और उस ट्रीटी में ब्लैक सी इसकी एक्सेस दिया गया टू रशिया। ठीक है, रशिया को इसका एक्सेस दिया गया। देखिए, ये है आपका टर्की। पहले ब्लैक सी को टर्की पूरी तरह से कंट्रोल करता था, ठीक है, लेकिन इसके उसके लिए एक्सेस दे दिया गया। दूसरी बात, ये वो ट्रीटी थी जिसमें ओटोमन एम्पायर का जो दबदबा था वो कम हुआ, और रशियन एम्पायर जो है उसको ब्लैक सी का एक्सेस मिल गया। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब सिर्फ यहां तक बात खत्म नहीं होती है। रशिया को दो ऐसी पोर्ट हैं जिसकी एक्सेस उसको मिली। तो पहली पोर्ट है कर्च और दूसरी पोर्ट है अजोव। देखिए, ये है आपका अजोव सी, तो ये हो गया आपका कर्च पोर्ट। इसकी एक्सेस रशिया को मिल गया। अब इसकी एक्सेस लेके रशिया जो है पूरे ब्लैक सी को एक्सेस कर सकता है। इतना ही नहीं, टर्की के कंट्रोल में दो ऐसी छोटी छोटी जो है रास्ते हैं। ठीक है, एक तो छोटी छोटी स्ट्रेट हैं बेसिकली, एक है बोस्फोरस स्ट्रेट और दूसरी है डार्डेनल्स। तो बोस्फोरस और डार्डेनल्स, ठीक है, ये बोस्फोरस है, डार्डेनल्स है, जिसको पूरी तरह से टर्की कंट्रोल करता है। लेकिन ट्रीटी की गई थी कुछ समय पहले, ठीक है, और जिसे कहा जाता है उस ट्रीटी को जो है बेसिकली मॉन्ट्रियाल ट्रीटी भी कहते हैं कुछ लोग। ठीक है, उस ट्रीटी के अंदर ये जो बोस्फोरस और जो डार्डेनल्स है इसकी एक्सेस भी रशिया को मिल गई, राइट। और इस ट्रीटी के अंदर एक और बहुत खास बात हुई थी। उसके अंदर यह कहा गया था कि जो क्रीमिया के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, इवन टर्की के अंदर, लेकिन जो मेनली बात हमें क्रीमिया की करते हैं, तो उसके अंदर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया को दी गई थी, जिसका यूज करके 1793 में रशिया के प्रिंस हुआ करते थे ग्रिगोरी पोटमकिन। तो इन्होंने क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया, ये कहकर कि क्रीमिया के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उनको मारा जा रहा है बाय क्रीमियन टाटर्स। ठीक है, ये मारा जाए, तो उस ये कह के उन्होंने क्रीमिया के ऊपर अटैक कर लिया और क्रीमिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। जब उन्होंने क्रीमिया के ऊपर कंट्रोल किया तो क्रीमिया की एक बहुत मतलब कई सारी पोर्ट उसके कंट्रोल में आ गई। अब ये बात हम लोग 83 की कर रहे हैं। अब ये कुछ कुछ सिनेरियो हमें 2022 में भी रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में पुतिन ने क्रीमिया के ऊपर 2014 में किया था, अटैक किया था, और ये जो आपको नजर आ रहा है ना सीवेस्तोपोल, ये रशिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया। तो वही इतिहास अपने आप को रिपीट कर रहा है। जो इतिहास 1783 में हुआ था वही इतिहास आज दोबारा से यहां पे दोहराया जा रहा है, लेकिन अब चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हैं। कैसे डिफरेंट है वो थोड़ा को बताता हूं। देखिए,
एक समय ऐसा हुआ करता था जब ब्लैक सी पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में था और इसको कहा जाता था सोवियत लेक। ये थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए आपको पता होना चाहिए, सोवियत लेक किसको कहा जाता है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, आपको पूछेगा सवाल। अब सवाल ये है कि अभी के समय में सिचुएशन उस समय से कैसे अलग है, आपको मैं बताता चलता हूं। टर्की जो है वो नाटो का मेंबर है। रशिया के डिसइंटीग्रेशन से पहले, मतलब 1991 से पहले, बाकी जैसे बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ठीक है, ये कंट्री जो है रशिया के कंट्रोल में हुआ करती थी, सोवियत यूनियन के कंट्रोल में हुआ करती थी। लेकिन जब 1991 में रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, देखिए वो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन मैंने आपको बताया था जिसमें उसको एक्सेस मिल गया था ब्लैक सी का। बुल्गारिया, रिमेनिया, इन्होंने भी नाटो ज्वाइन कर लिया 2004 के अंदर। 2008 के अंदर यूक्रेन और जॉर्जिया को इनवाइट किया गया, लेकिन भैया जॉर्जिया के ऊपर तो अटैक कर दिया था रशिया ने 2008 के अंदर। तो और 2014 के अंदर यूक्रेन के ऊपर, इसके क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दिया। 2022 के अंदर यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। तो चीजें अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गई हैं। तो क्या रशिया इस पूरे एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएगा? मे बी, मे नोट बी, ये तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि ब्लैक सी को पूरी तरह से इस समय रशिया ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि क्रीमिया उसके कंट्रोल में है। और ये यूक्रेन का ये वाला जो हिस्सा है, इस साइड वाला, जिसमें यूक्रेन को एक्सेस मिलता है ब्लैक सी को, इसको भी रशिया पूरी तरह से काटना चाहता है। अगर इसको भी काट दिया तो आप ये समझ लीजिए यूक्रेन को किसी भी तरह की कोई भी एक्सेस नहीं रहेगी, जिसके लिए दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ब्लैक सी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज इस समय रशिया अपनी तरह से यूज कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये था थोड़ा सा इसके बारे में। हालांकि ये कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है करंट अफेयर से रिलेटेड, ये कोई बुक है, उस बुक से कुछ पॉइंट निकाले गए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं। तो लोकेशन वाइज आपको थोड़ा सा बॉस्फोरस लेक के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा डार्डेनल्स के बारे में पता होना चाहिए, अजोव सी के बारे में थोड़ा लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा थोड़ा आप ये चीजें जान सकते हो, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, हाउ मरीन हीट वेव फ्यूल्ड सुपर साइक्लोन एम्फन। देखिए एम्फन आज तो नहीं आया था, एम्फन तो कई साल के बाद आया, पहले आया था, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया एम्फन के बारे में, और क्यों एम्फन जो है वो सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हुआ। देखिए पिछले 21 सालों में एम्फन जो है वो एक सुपर साइक्लोन बन के उभरा है। दूसरे साइक्लोन हमारे यहाँ पे आए हैं, लेकिन सुपर साइक्लोन ये एक ही आया है। इसका लोकेशन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये देखें हमारा बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ था, फिर धीरे 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 ये नॉर्थवर्ड गया और जो है उड़ीसा कोस्ट के ऊपर इसने अटैक किया, और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के अंदर इसने अटैक किया। बहुत ज्यादा स्पीड थी भैया इसकी, 240 किलोमीटर पर आवर, इतनी ज्यादा स्पीड थी। और एक बताता चलो कि ये जो स्पीड है सिर्फ 5 दिनों के अंदर चेंज हो गई थी। तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ सुप्रीम ये जो है सुपर साइक्लोन था एम्फन। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये एक्सट्रीम हुआ क्यों, और साइक्लोन्स क्या होते हैं, कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइक्लोन क्यों आते हैं? साइक्लोन के आने की एक बहुत प्राइमरी कंडीशन होती है, वो होती है सरफेस टेम्परेचर। अगर सरफेस टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है तो वहां पे साइक्लोन आ सकते हैं, अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बेसिकली टेम्परेचर एक बहुत ही प्राइमरी कंडीशन होती है, और सारा खेल यहाँ पे टेम्परेचर का है। कुछ चीज आपको बताता चलता हूँ कि ओशन वार्मिंग क्या होती है, कैसे हो रही है। देखिए होता क्या है, जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब CO2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, जो कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है, उसको होल्ड करके रखती है। तो ये CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में होती है ना, ये ट्रैप कर लेती है हीट को, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। ठीक है, बट जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो कैपेसिटी है हीट को होल्ड करने की, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो कहां जाएगी? वो एब्जॉर्ब होती है हमारे ओशंस के अंदर। 90% जो एक्सेस हीट होती है वो एटमॉस्फेयर में जाने की बजाय हमारे ओशंस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि वो डिसोल्व हो सकती है। CO2 हमारे ओशन के अंदर डिसोल्व हो जाती है, ऐसा कहना है IPCC की रिपोर्ट 5 और IPCC की रिपोर्ट 6 के दौरान। अब आप देख लीजिए, जब CO2 ओशन वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाता है तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और एक उसकी एसिडिसिटी इंक्रीज हो जाती है, एसिडिक हो जाता है वो, जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? सबसे बड़ी बात ये, उस हीट की वजह से जो ओशन का बढ़ गया है टेम्परेचर, जो हमारे एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं जैसे साइक्लोन इज एक्सट्रीम इवेंट, इनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सी लेवल राइज होता है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और जो ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ उसका इंपैक्ट होता है।
अब बात यहाँ पे करते हैं ट्रॉपिकल इंडियन साइक्लोन की। तो ऐसा आईपीसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भैया ट्रॉपिकल इंडियन साइक्लोन है वो दूसरे ओशियंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फास्ट गर्म हो रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है मरीन हीट वेव। मरीन हीट वेव का मतलब ये होता है कि जो जब सी सरफेस टेम्परेचर है वो अपने सराउंडिंग से 4 से 5 या 6 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, उसे कहा जाता है मरीन हीट वेव। जैसे हमारे लैंड पे हीट वेव चलती है, जैसे लू तो एक हीट वेव ही होती है ना, उसी तरह से ओशन के ऊपर भी चलती है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? फिश मरना शुरू हो जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कोरल ब्लीचिंग होती है भैया, और एक्सट्रीम इवेंट्स आते हैं जैसे साइक्लोन का एग्जांपल हम लोगों ने दे लिया। तो ये तो हमारी ज्योग्राफी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। अब इसको हम लोग जो है लेटेस्ट सेट से कैसे जोड़ के देख सकते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि भैया जब एम्फन आया था, इतना स्ट्रॉन्ग एम्फन आया तो आया क्यों, उसके पीछे कारण क्या है, और क्यों हर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल के अंदर सुपर साइक्लोन नहीं बन पाता, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है ये मरीन हीट वेव रिजल्ट। तो जब आपका एम्फन यहां से चला नॉर्थवर्ड, तो रास्ते में जो है उसको जो है मरीन हीट वेव मिली, तो जिससे वो ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया, और सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर ही हमारा जो एम्फन था वो नॉर्मल साइक्लोन से सुपर साइक्लोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री इससे ज्यादा चला गया था। बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है दुनिया के 5 to 7% ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, तो इसका मतलब बे ऑफ बंगाल काफी ज्यादा प्रोन है साइक्लोन का। तो नॉर्थ इंडियन ओशन जो है यहाँ पे फैटेलिटी मतलब नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। अभी एम्फन का आपको बताता चलो, तो एम्फन की वजह से $14 बिलियन का नुकसान हुआ था, और भैया कई लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे उस समय में। तो 21 सालों का सबसे फास्टेस्ट सुपर साइक्लोन आपको मैंने बता ही दिया। 2.4 मिलियन लोग मतलब 24 लाख लोग से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गए थे। तो आने वाले समय में बे ऑफ बंगाल में और ज्यादा इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स हो सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। कोज वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा साइक्लोन था ये जो है मरीन हीट वेव के साथ सिंक हो गया था, और इसी वजह से ज्यादा चीजें यहाँ पे हो गई थी। इससे पहले हमारे पास फैनी भी आया था, लेकिन फैमिली जो है वो सुप्रीम वो एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन था, सुपर साइक्लोन नहीं था। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो कंक्लूजन में आप वही लिख सकते हो कि फ्यूचर में ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम किया जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन ओशन जो है काफी प्रोन टू साइक्लोन्स है, ग्लोबल क्लाइमेट, ये सब करके आप थोड़ा सा एक लिख सकते हो इस कंक्लूजन के अंदर। तो यहाँ पे जो है आप एक मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अगर लिखना चाहो तो आप डेफिनेटली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिख सकते हो इस पर्टिकुलर साइक्लोन के बारे में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिस्कस the reasons behind frequent and more intense climatic phenomena, या फिर साइक्लोन भी लिख सकते हो। ठीक है, more frequent intense cyclones in Bay of Bengal ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे लिखेगा प्रोवाइड few एग्जाम्पल्स। ठीक है, 150 वर्ड्स 10 मार्क्स। ठीक है, डिस्कस द रीजंस बिहाइंड फ्रीक्वेंट एंड मोर इंटेंस साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, प्रोवाइड फ्यू एग्जाम्पल, जिसमें आप एम्फन के एग्जाम्पल दे सकते हो, फैनी के एग्जाम्पल दे सकते हो। आपका फोकस मेजरली एम्फन के ऊपर हो सकता है बिकॉज इट वाज अ सुपर साइक्लोन। तो रीजंस आपको बताने हैं, उसका इंपैक्ट आप बता सकते हो, फिर बाद में आके वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो मोटे मोटे तौर पे कंक्लूजन के तौर पे। ठीक है, तो ये कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरे ख्याल से हम लोगों ने काफी सारे टॉपिक कवर कर लिए। कुछ एडिशनल टॉपिक भी हमारे पास है जो चाहता था मैं आपको कवर कराऊं, लेकिन टाइम की कमी से नहीं करवा पाया। खासकर जो मोदी जी ने गुजरात के अंदर जो टेम्पल के अंदर जो इनॉग्रेशन करा वो रीडेवलपमेंट किया गया, उसके बारे में आपको बताना चाहता था। बट आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होंगी। लगभग सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।